आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजों की। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन सत्ता हासिल करने के करीब पहुंच चुका है, उसे स्पष्ट बहुमत मिल चुका है, जबकि बीजेपी का प्रदर्शन पहले से बेहतर हुआ है, लेकिन वो सत्ता के करीब नहीं पहुंच पाई। इस वीडियो में हम आज विश्लेषण करेंगे कि क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को सफलता मिली और क्यों बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करने के बावजूद सफलता से दूर ही रह गई। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था। जब दो पार्टियां आपस में मिलती हैं तो उनका प्रदर्शन अपने आप ही बेहतर होता है। ये अपने आप में एक अच्छी बात है, एक अपने आप में एक सकारात्मक बात रही इस गठबंधन के पक्ष में। जबकि बीजेपी अकेले चुनाव में मैदान में उतरी है और उसके साथ कोई और पार्टी नहीं थी, कोई और दल नहीं था, तो बीजेपी ने अकेले दांव लगाया। तो जम्मू के कश्मीर को हम अगर बांटें, दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक जम्मू रीजन जहां 43 सीटें हैं और एक कश्मीर घाटी का रीजन जहां पर 47 सीटें हैं। तो जम्मू रीजन में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, उसने 29 सीटें जीती हैं 43 में से। लेकिन घाटी के रीजन में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा। उसकी वजह यह रही कि बीजेपी ने एक तो बहुत कम सीटों पर चुनाव लड़ा था, सिर्फ 18 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 47 में से सिर्फ 18 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसलिए कम सीटों पर लड़ा था क्योंकि बीजेपी जानती थी कि घाटी में उसको समर्थन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि घाटी में जो बहुतायत वाली आबादी है वो मुस्लिम आबादी है और वो जो धारा 370 हटाने का विरोध भी वहां पर होता है। जबकि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है तो वो स्थानीय लोगों की पॉलिटिक्स करती है, वो मुस्लिमों की पार्टी है। और इसके अलावा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो लगातार धारा 370 की बहाली की भी बात करती रहती है। हालांकि वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन वो इस बात को जनता के बीच में ले जाके उनका समर्थन हासिल करने के लिए उसने चुनाव में प्रयास किए, जिसका उसे प्रतिफल भी मिलता हुआ चुनाव में स्पष्ट तौर पे दिखा है। तो इसलिए जहां बीजेपी के लिए घाटी में प्रदर्शन कर पाने की संभावनाएं नहीं थी, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए घाटी में बेहतर प्रदर्शन कर पाने की संभावनाएं थी। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें घाटी में मिली हैं और 6 सीटें कांग्रेस को मिली हैं और 1 सीटें सीपीएम को मिली। इस प्रकार नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो आंकड़ा है वो 50 के आसपास पहुंच गया है, जबकि बीजेपी 29 सीटों पर ही स्थिर रह गई है। तो ऐसे में अगर आप जो राज्यपाल द्वारा 5 सदस्यों का नॉमिनेशन होना है उसको भी काउंट कर लें, उसके हिसाब से भी वहां पर बहुमत के लिए 48 सीटें चाहिए होती हैं। लेकिन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन है वो पहले ही ये 48 के आंकड़े को पार कर चुका है। तो इसलिए इनके लिए सरकार का गठन करना मुश्किल काम नहीं है। बीजेपी की जो एक रणनीति थी कि घाटी में कम सीटों पर चुनाव लड़े, उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़े जहां उसके जीतने की संभावनाएं हैं। जहां जीत की संभावनाएं नहीं थी, बीजेपी ने वहां पर चुनाव लड़ने का फैसला नहीं किया। कम से कम 28 सीटों पर बीजेपी चुनाव नहीं लड़ी। वहां पर बीजेपी ने निर्दलीय उम्मीदवारों को, जो अच्छी पृष्ठभूमि के निर्दलीय उम्मीदवार थे, उनको पीछे से समर्थन किया था, ताकि बीजेपी की रणनीति ये थी कि अगर बड़ी संख्या में निर्दलीय वहां से जीत के आते हैं तो सरकार गठन की एक संभावनाएं बीजेपी खुद तलाश कर सकती है। लेकिन निर्दलियों का प्रदर्शन घाटी में अच्छा नहीं रहा। बहुत कम उम्मीदवार ही उसमें से जीत पाए, इक्का दुक्का ही जीत पाए, और जो क्लीन स्वीप किया वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन ने वहां पर कर दिया। तीसरा जो कारण रहा बीजेपी के कमजोर पड़ने का, बीजेपी की रणनीति के चूकने का, उसमें यह था कि पीडीपी भी चुनाव लड़ रही थी। पीडीपी भी एक कश्मीर की पार्टी है और वो प्रभावशाली पार्टी रही है किसी जमाने में, और पूर्व में उसने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार भी बनाई है। अगर हम 2014 के चुनाव की बात करें, तब पीडीपी वहां पर सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आई थी। उसने सबसे ज्यादा 28 सीटें जीती थी और कांग्रेस बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी, उसने तब 25 सीटें जीती थी। ये 2014 के चुनाव की बात है। उसके बाद फिर बीजेपी ने और पीडीपी ने मिलकर सरकार भी बनाई थी। लेकिन पीडीपी का प्रदर्शन इस बार घाटी में बहुत खराब रहा, वो सिर्फ 3 सीटें ही जीत पाई। अब पीडीपी का प्रदर्शन खराब क्यों रहा, इसके भी पीछे एक लंबी कहानी है। क्योंकि पीडीपी ने बीजेपी के साथ सरकार मिलकर बनाई थी, इसलिए जनता ने उसे नकार दिया। क्योंकि जनता वहां पर बीजेपी को पसंद नहीं करते, क्योंकि बीजेपी एक राष्ट्रवादी पार्टी है और बीजेपी ने वहां से धारा 370 हटाई है। इसलिए घाटी की जनता बीजेपी को पसंद नहीं करती है। क्योंकि पीडीपी ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, इसलिए जनता ने पीडीपी को भी सबक सिखा दिया। तो ये पीडीपी के कमजोर पड़ने का कारण था, और पीडीपी के कमजोर पड़ने की वजह से ही एनसीपी को घाटी में सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। तो जो पूरे समीकरण वहां पे चुनाव के बने, चुनाव बीजेपी वर्सेज
नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन का हुआ, लेकिन दोनों रीजन में इसके अलग अलग प्रभाव बने। जहां जम्मू रीजन में बीजेपी अपने बलबूते पर अकेले जहां क्लीन स्वीप करने में सफल रही, वहीं घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन क्लीन स्वीप करने में सफल रहा। पीडीपी कमजोर पड़ गई, पीडीपी सिर्फ 3 सीटों पर सिमट गई और निर्दलीय और छोटी पार्टियों के जो उम्मीदवार मैदान में थे, जिन पर बीजेपी ने दांव लगा रखा था, वो कोई चमत्कार नहीं कर सके। तो इसके चलते वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनाने की स्थिति में आ चुकी है, बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। अब जब ये माना जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनना तय है, तो इसके क्या मायने हैं, क्या आगे की क्या स्थिति रहेगी? देखिए, ये तो स्पष्ट है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार वहां पर बनेगी, लेकिन वो सरकार बहुत मजबूत सरकार इसलिए नहीं होगी क्योंकि अब जो जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन एक्ट है, जो पुनर्गठन का कानून है, उस कानून के तहत वहाँ पर जो ज़्यादा शक्तियाँ हैं वो उपराज्यपाल को मिल चुकी हैं। तो जो ज़्यादातर शक्तियाँ जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल के पास हैं, करीब करीब कुछ हद तक जो स्ट्रक्चर बनाया गया जम्मू कश्मीर का संशोधित जो राज्य में, वो दिल्ली से मिलता जुलता है। दिल्ली जैसा तो नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक एक मायने में मिलता जुलता है, क्योंकि गवर्नर के पास बहुत सारे अधिकार आ गए हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं होंगे। ऐसे में बहुत सारी चीज़ें गवर्नर के जरिए केंद्र सरकार के पास रहेंगी और स्टेट गवर्नमेंट जो वहाँ बनेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की, तो उसे गवर्नर से मिल के गवर्नर के निर्देशों के तहत वहाँ पे सरकार का संचालन करना होगा। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो सरकार वहाँ पर बनेगी, बहुत मजबूत सरकार उसके बनने की संभावना नहीं है। बहुत कुछ वहाँ पर केंद्र के हाथ में रहेगा, गृह मंत्रालय के हाथ में रहेगा। सवाल ये उठता है कि क्या ये जरूरी है? निश्चित रूप से ये जरूरी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर उस दौर से इसमें गुजर रहा है जहाँ पर आतंकवाद पर काबू पाने की कोशिश हो रही है और काफ़ी हद तक उस पर काबू पा भी लिया गया है। दूसरा, अगर वहाँ पर इसमें शक्ति नहीं बढ़ती, अगर सेंटर ने वहाँ पर, केंद्र ने वहाँ पर शक्ति नहीं बढ़ती, तो जो आतंकवाद की कमर टूट रही है वो फिर से सिर उठा सकता है। तो इसलिए केंद्र का वहाँ पर दखल देना, केंद्र का वहाँ पर मजबूत स्थिति में रहना बहुत ज़रूरी है। जो नई सरकार बन रही है उससे भी ये उम्मीद की जा सकती है कि आतंकवाद और अलगाववाद के मुद्दे पे वो केंद्र सरकार के साथ रहे, केंद्र सरकार को समर्थन करे, केंद्र सरकार की नीतियों का पालन करे, क्योंकि आतंकवाद जो समस्या है वो पूरे स्टेट को बाधित कर रहा है। और दूसरा, इसमें जो हमारे पड़ोसी देश हैं जिनकी जो साजिश है वो एक डिस्टर्ब करना चाहते हैं भारत के सूबे को, तो उस साजिश को भी विफल करना है। तो इसमें तभी ये संभव हो पाएगा जब राज्य सरकार भी केंद्र के साथ कंधा से कंधा मिला के काम करेंगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस बारे में आप हमें जरूर बताएं।